दो छात्र जो कि जुलाई से गुमशुदा थे, उनकी हत्या की खबर ने मणिपुर में रुक रुक कर हो रही हिंसा में एक बार फिर उबाल ला दिया है। वहां फिर से इंटरनेट बंद कर दिया गया, जो कि लगभग 5 महीनों के बाद अभी कुछ दिन पहले ही बहाल किया गया था। आखिर मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत की सरकार, जो कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकारों में से एक है, वो मणिपुर में हो रही लगातार हिंसा को रोकने में नाकाम सिद्ध हुई है। ये किसी तरह की कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। इस तथ्य को सामने रखकर सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्यों मणिपुर में हिंसा का दौर इतना लंबा चला। इस हिंसा की अपनी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है? ये हिंसा क्यों शुरू हुई? भारत सरकार अब तक इस हिंसा को रोक पाने में असमर्थ क्यों रही है? ये कुछ सवाल है जो हर एक चिंतनशील नागरिक द्वारा पूछा जाना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स ई बुक। मैं हूं आरिफ शेख। अनुभव से उपजे इन तथ्यों के एक दूसरे पहलू पर नजर डालना बहुत जरूरी है। इस मामले में बहुत से भ्रम है, बहुत सा कंफ्यूजन है और बहुत सी चुप्पियां देखी जा रही हैं, जो कि बहुत ही अविश्वसनीय है और अप्रत्याशित है। जब आप इस मामले को पहले दिन से देखेंगे तो पहला सवाल आपके मन में आएगा कि मणिपुर की कानून व्यवस्था का इंचार्ज कौन है? क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह मणिपुर की कानून व्यवस्था के इंचार्ज हैं? क्या मणिपुर की सरकार कानून व्यवस्था की इंचार्ज है, या भारत की सरकार मणिपुर की कानून व्यवस्था की इंचार्ज है? कौन इंचार्ज है मणिपुर की कानून व्यवस्था का? क्या हमारे पास इसका कोई क्लियर कट आंसर है? ऐसा क्यों है? भारत जैसे संघीय ढांचे में हम ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि मणिपुर की सरकार के मुख्यमंत्री श्री बीरेन सिंह ही मणिपुर की कानून व्यवस्था के इंचार्ज हैं? क्योंकि पहले दिन से ही लगातार एक भ्रम, एक कंफ्यूजन पैदा किया गया है। मणिपुर राज्य के पुलिस प्रमुख कहते हैं कि धारा 355 मणिपुर में लगा दी गई है, और फिर एक आरटीआई के जवाब में केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय कहता है कि जनवरी 23 से लेकर जून 23 के बीच मणिपुर में धारा 355 नहीं लगाई गई है। इसी कड़ी में एक दूसरा सवाल भी पैदा होता है कि मणिपुर के डीजीपी को मणिपुर सरकार ने हटाया या ये काम केंद्र की सलाह पर हुआ? क्या आपको इसकी सही जानकारी है? आर्म फोर्सेस को कौन मणिपुर में भेज रहा है? क्या ये राज्य सरकार द्वारा केंद्र से मांगी गई सहायता है कि केंद्र सेना, सशस्त्र बल और सुरक्षा बल को मणिपुर भेजे, या इन सब को मणिपुर की सरकार के बिना सलाह के केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर में भेजा जा रहा है? क्या कभी यह सवाल किया गया? कभी यह सवाल नहीं किया गया। भारत के गृह मंत्री अमित शाह संसद में खड़े होकर कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर इज कोऑपरेटिंग। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब तो यही निकलता है कि जो कहा जाएगा वो किया जाएगा। यही तो कोऑपरेशन होता है कि नहीं? तो कौन जिम्मेदारी ले रहा है? क्या संविधान की शपथ लिए हमारे एमएलए और मंत्रीगण मणिपुर के इंचार्ज हैं, या फिर नई दिल्ली इसकी इंचार्ज है, या इन दोनों के बीच कोई जुगलबंदी चल रही है ताकि भ्रम बना रहे और हिंसा का दौर चलता रहे? क्या यह सवाल पूछा गया? नहीं पूछा गया, क्योंकि हम दोष मढ़ने में बहुत अच्छे हैं, हम ब्लेम गेम में बहुत माहिर हैं। हमने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वाकई में मणिपुर का इंचार्ज कौन है। इसके बगैर पता लगाए हम या तो बीरेन सिंह या मणिपुर सरकार पर ब्लेम लगा रहे हैं, या हम केंद्र सरकार के ऊपर इसका दोष मढ़ रहे हैं। मणिपुर की हिंसा में न सिर्फ हमारी सोच, हमारी मानसिकता अटक कर रह गई है, बल्कि इस मामले में हम भ्रम में हैं, कंफ्यूजन में हैं। हमारी कथनी करनी के अंतर ने भी हमारी सोच को कुंद कर दिया है। फिर हम मणिपुर के लोगों को यह सलाह दे रहे हैं कि आप आपस में बातचीत करें और अपनी समस्या खुद सुलझाएं। क्या इस तरह की समस्या सुलझाना मणिपुर के नागरिकों की जिम्मेदारी है? क्या वो इसे सुलझाने में सक्षम है? क्या यह समस्या इतनी छोटी है कि वहां के नागरिक खुद इसे सुलझा लेंगे? अगर एक नागरिक के जीवन को खतरा होता है तो किसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके जीवन की रक्षा की जाए? भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 में साफ साफ स्टेट यानी राज्य को परिभाषित किया गया है।
विधानसभाएं, राज्य सरकारें, संसद, केंद्र सरकार, कार्यपालिका, ये सब स्टेट कहलाती हैं। इनसे अपेक्षा की जाती है कि वो आपकी रक्षा करेंगे, आपकी संपत्ति की रक्षा करेंगे, आपकी गरिमा सम्मान की रक्षा करेंगे, आपकी भलाई के लिए काम करेंगे। ये सब जिम्मेदारियां होती हैं राज्य की अपने नागरिकों के प्रति। राज्य का अस्तित्व ही इन्हीं कारणों से होता है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहती है? समुदाय के अंदर या समुदायों के बीच संघर्ष होना अपरिहार्य है, लेकिन एक समझौते के तहत राज्य अस्तित्व में आता है। जब कोई अपराधी किसी दूसरे नागरिक पर आक्रमण करता है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से ही अपेक्षा की जाती है कि वो नागरिक के अधिकारों की रक्षा करें और पीड़ित को न्याय दिलाएं। लेकिन मणिपुर में पिछले 4-5 महीनों से क्या हो रहा है? लोगों को असहाय स्थिति में छोड़ दिया गया है कि वे अपनी रक्षा स्वयं करें। ऐसा लगता है जैसे वहां स्टेट है ही नहीं। बड़े बड़े अखबारों और बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में प्रमुखता से जारी इस तथ्य को रोज ही हम देख पड़ रहे हैं कि वहां गांव गांव में विलेज गार्ड्स बना लिए गए जो कि अपने गांव की रक्षा खुद कर रहे हैं। क्या यह सरकारी सहमति से हो रहा है? क्या यह सरकारी बल है? क्या ये नागरिक है या ये राज्य विरोधी कार्यकर्ता है? मतलब राज्य की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वहां कोई राज्य बचा ही नहीं है। हर आदमी को अकेला छोड़ दिया गया है कि वो अपनी रक्षा स्वयं करे। औरतों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग आपस में मिलकर समस्या सुलझाइए, एक दूसरे से बात करिए। क्या यही तरीका है समस्या सुलझाने का? क्या एक कल्याणकारी राज्य इसी तरह से बर्ताव करता है? हमने अपनी स्कूली पढ़ाई में मानव अधिकार के बारे में पढ़ा है। यहां संसद है, विधानसभाएं हैं, राज्य सरकारें होती हैं, केंद्र सरकारें होती हैं, यहां न्यायपालिका होती है। इनसे यह अपेक्षा रखी जाती है कि ये नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करेंगे। पर यहां नागरिकों से उल्टे क्या कहा जा रहा है कि आप लोग खुद एक दूसरे से बात करके अपनी समस्या सुलझाइए। मणिपुर एक होबेशियन वर्ल्ड बनकर रह गया है। होबेशियन वर्ल्ड यानी जहां एक समुदाय अपने हितों के लिए दूसरे समुदाय से संघर्षरत रहता है। भारत के आजाद इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया। यह एक सामान्य जाति हिंसा नहीं है। मणिपुर के लोग आधुनिक हथियारों से लैस हैं और अपने गांव की रक्षा खुद कर रहे हैं। और हमारे लोकतांत्रिक देश की मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात का जश्न मना रही है कि मणिपुर के लोग खुद हथियार उठाए हुए हैं और अपनी रक्षा स्वयं कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि वहां कोर्ट है, पुलिस है, सरकार है, सेना है, प्रधानमंत्री, सीएम सभी हैं। वहां राज्य को नागरिकों के लिए होना चाहिए, लेकिन वहां राज्य कहीं है ही नहीं। तब ऐसी स्थिति में मेन स्ट्रीम मीडिया की प्राथमिकताएं कुछ और है। स्टेटलेसनेस मणिपुर की सच्चाई है। मणिपुर में नागरिक ही खुद की रक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। अपने पुनर्वास के लिए भी वे स्वयं ही जिम्मेदार हैं। जो नागरिक मणिपुर के बाहर रहते हैं वो मणिपुर में अपनों के पुनर्वास के लिए उनको पैसे भेज रहे हैं। विस्थापितों का पुनर्वास किसकी जिम्मेदारी है? क्या आप चाहते हैं ये बर्बरता कायम रहे? स्टेट आज पूरी तरह फेल हो गया है। स्टेट की इस विफलता को ढांकने और छुपाने के लिए किन्हीं लोगों ने किसी तरह से भी इस सवाल को आपस में समुदायों पर ब्लेम करने के गेम में डाइवर्ट कर दिया है और वो सफल है। मणिपुर के मसले पर भारत की जनता को समुदायों के आपसी दोषारोपण में उलझा दिया गया है। स्टेटलेसनेस का एक पक्का उदाहरण बन गया है मणिपुर। एक बर्बर दुनिया में बदल गया है मणिपुर। राज्य के संविधान के अंदर बनी सरकारें और उसके संस्थानों को नागरिकों की रक्षा का जिम्मा लेना था, जैसा कि उनसे अपेक्षा भी थी, लेकिन नहीं। मणिपुर में तो नागरिक स्वयं अपनी रक्षा कर रहे हैं, खुद हथियार उठाए हुए हैं। ये बात समझ से बाहर है कि हमारा महान देश इसे अलाउ भी कैसे कर रहा है। क्या आपने कभी सुना कि हमारे देश की नेशनल मीडिया ने कभी भी किसी भी तरह इस सवाल को उठाया? नहीं सुना। बल्कि हमारी मीडिया इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा हो गई है। झूठ फैलाना और पक्ष लेना, बस यही परिपाटी रह गई है हमारी नेशनल मीडिया की। मणिपुर के कुछ लोकल न्यूज़पेपर किन्हीं मामलों में पक्षपाती हो रहे हैं। ये न्याय संगत तो नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी को समझा जा सकता है, क्योंकि न्यूज़पेपर चलाने वाले भी कहीं ना कहीं इसी विवादित समीकरण का हिस्सा है। लेकिन देश के दूसरे महानगरों में बैठे मेन स्ट्रीम मीडिया का मणिपुर के मामलों में पक्षपाती हो जाने के पीछे क्या दलील है?
उनका क्या दांव पर लगा है मणिपुर के जाति संघर्ष में? यह समझा जा सकता है कि कुकीज, मैतेई और वहां के लोकल न्यूज़पेपर वगैरह उनमें क्या चल रहा है, उनके द्वारा तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है या एक निश्चित लक्ष्य को लेकर रिपोर्टिंग की जा रही है। ये न्याय संगत न हो, लेकिन इसे समझा जा सकता है। लेकिन इसे कैसे समझाया जा सकता है कि देश का नामी मीडिया तर्कों और तथ्यों को किसी पक्ष विशेष के लाभ के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर रिपोर्टिंग कर रहा हो? जाति और धार्मिक हिंसा इस देश के लिए पहले दिन से एक कैंसर की तरह रही है। हमारे देश के दो टुकड़े हो गए, विभाजन हो गया, लेकिन हमने और हमारे राजनीतिक वारिसों ने अभी तक कोई सबक नहीं लिया और ये चलन आज भी बदस्तूर जारी है। क्या आपने कभी देखा या आपको याद पड़ता हो कि आजाद भारत में दो समुदायों में जाति दंगा होने के कारण किसी एक समुदाय को स्टेट द्वारा किसी और स्थान पर शिफ्ट किया गया? हमारे देश में दंगों भरी बेवकूफियों का एक बहुत लंबा और बड़ा इतिहास रहा है। लोगों ने अक्सर एक दूसरे को जान से मारकर अपने मुद्दे हल करने की कोशिश की है। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि दो लड़ रहे समुदायों में से एक समुदाय को स्टेट द्वारा कहीं और विस्थापित कर दिया गया हो? नहीं देखा ना? तो फिर अब मणिपुर में यह प्रयोग क्यों हो रहा है? क्या है गेम प्लान? क्या मणिपुर भारत के दूसरे राज्यों से अलग है? क्या यह भारत की सीमा में नहीं आता? क्या इस महान भारत देश की जनता को उनकी भाषा, जात, धर्म, पंथ, संप्रदाय और जनजातीय आधार पर स्टेट द्वारा अलग अलग बस्तियों में बसाया जा सकता है? यह उसी सवाल का दूसरा पहलू है कि मणिपुर में स्टेट द्वारा जाति हिंसा को रोका क्यों नहीं जा सका है या रोका क्यों नहीं जा रहा है। बस चुप्पी साधे हुए हैं और हम सवाल नहीं पूछते, सवाल पूछने से डरते हैं या डरने लगे हैं। यह मजाक नहीं है। वहां मणिपुर में लोग मारे जा रहे हैं, हजारों लोगों के घर छूट गए हैं। हमने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा है। विडंबना देखिए कि इस मामले में मूल रूप से चिंतित होने की बजाय बाकी का देश इस या उस समुदाय का पक्ष ले रहा है। असल सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि मणिपुर की कानून व्यवस्था का इंचार्ज कौन है। कहीं एक चतुराई भरा कदम तो नहीं है कि अगर एक सरकार को हटाया जाएगा तो पूरा दोष वहां दूर उत्तर के महानगर में बैठी दूसरी बड़ी सरकार पर चला जाएगा, या इन दोनों सरकारों के बीच किसी प्रकार की जुगलबंदी है? क्या यही इस देश का संघीय ढांचा है? ये मूल प्रश्न पूछे जाने चाहिए। स्टेट द्वारा जनसंख्या का एक जगह से दूसरी जगह बसाए जाने का कोई उदाहरण मुझे याद नहीं है सिवाय 1947 के, जब विभाजन के तहत पाकिस्तान बनाकर मुस्लिमों को वहां बसाया गया था। लेकिन आजाद मुल्क बनने के बाद भारत में मैंने कभी ना ऐसा देखा ना सुना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की सीमा रेखा के अंदर ही संप्रदाय के आधार पर एक अलग बस्ती की सीमा रेखा खींचने की कोशिश हो और नासमझी में पूरा देश इसका जश्न मना रहा हो? जनजाति दंगों की आड़ में कहीं यह खेल तो नहीं खेला जा रहा है? अब अगली बार कहीं भी इस तरह की हिंसा हो तो एक विशेष जनसंख्या को एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह बसा दिया जाए। अगर हिंदुओं और सिखों में दंगा हो तो सिखों को उठाकर दूसरी जगह पर विस्थापित कर दो। अगर हिंदुओं और मुसलमानों में दंगा हो तो राजनीतिक सुविधा अनुसार या तो हिंदुओं को या तो मुसलमानों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर विस्थापित कर दो, शिफ्ट कर दो। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। हम और आप तो रोज बढ़िया अपने घरों में सो रहे हैं, रात को भरपेट खाकर, लेकिन मणिपुर में 50-60 हजार लोगों से ज्यादा लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। सवाल पूछना शुरू कीजिए इससे पहले कि परिस्थितियां आपको या आपके परिवार को अपनी चपेट में लें और उस समय दूसरे भी आप ही की तरह चुप्पी साध लें। वैसे जनसंख्या के विस्थापन से कौन सी राजनीतिक सुविधा उत्पन्न होती है? कहीं ये चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन तो नहीं है? क्या यही मणिपुर मसले के पीछे का गेम प्लान है? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट पर जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल फैक्ट्स ई बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।